आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा भाग देख रहे हैं और इसमें हम देखेंगे ग्रेशन का काल विभाजन एवं नामकरण। ग्रेशन का काल विभाजन एवं नामकरण। तो ग्रेशन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन किया है उसको हम देखते हैं किस तरह से इन्होंने किया है। तो नंबर एक इन्होंने दिया चारण काल। चारण काल नंबर एक पे इनका है चारण काल। नंबर दो धार्मिक काल। धार्मिक काल ग्रेशन के द्वारा जो काल विभाजन किया गया, नंबर एक है चारण काल, नंबर दो है धार्मिक काल, या इसको आप धार्मिक काव्य कर लेंगे, धार्मिक काव्य। नंबर तीन है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसको 15वीं सदी का 15वीं सदी का सदी का 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। पंद्रहवीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। नंबर चार जायसी की प्रेम कविता। नंबर एक चारण काल, नंबर दो धार्मिक काव्य, नंबर तीन है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, नंबर चार है जायसी की प्रेम कविता, नंबर पांच है कृष्ण काव्य। नंबर पांच है कृष्ण काव्य। नंबर छह है मुगल दरबार। मुगल दरबार। और नंबर सात पे है तुलसी का काव्य। तुलसी का काव्य। नंबर सात है तुलसी का काव्य। नंबर आठ तुलसी के परवर्ती कवि। तुलसी के परवर्ती कवि। 9 नंबर पे है 18वीं शताब्दी का काव्य। 18वीं शताब्दी का काव्य। 18वीं शताब्दी का काव्य। नंबर 10 है नंबर 10 देखेंगे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान।
कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और अगला नंबर है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का दूसरा भाग देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं ग्रेशन का काल विभाजन एवं नामकरण। ग्रेशन ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया उसमें नंबर 1 पे है चारण काल, नंबर 2 पे धार्मिक काव्य और नंबर 3 है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। अगले नंबर पे जायसी की प्रेम कविता, नंबर 5 कृष्ण काव्य, नंबर 6 मुगल दरबार, 7 पे है तुलसी का काव्य, नंबर 8 तुलसी के परवर्ती कवि, 9 नंबर पे है 18वीं शताब्दी का काव्य, 10 नंबर पे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और अगला नंबर है लास्ट विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये हमने देखा ग्रेशन का काल विभाजन। अब हम देखेंगे इसके गुण अथवा दोष। हम देखेंगे इसके गुण अथवा दोष। देखते हैं। तो देखते हैं गुण और दोष, क्या कमियां हैं इसमें। तो नंबर 1 देखते हैं इसमें। नंबर 1 पे है हिंदी के कवियों पर विचार किया गया। हिंदी के कवियों पर विचार करना, ये एक गुण है इसका। हिंदी के कवियों पे विचार किया। और दूसरा नंबर है वर्णानुक्रम पद्धति के स्थान पर वर्णानुक्रम पद्धति के वर्णानुक्रम पद्धति के स्थान पर काल विभाजन किया गया। ये विशेषता है इसकी। काल विभाजन किया गया, हिंदी के कवियों पर विचार किया गया और वर्णानुक्रम पद्धति न अपना करके काल विभाजन किया गया। और उस समय जो साहित्य के श्रोता थे उनका भी यहाँ पे कुछ नामकरण दिया गया है। तो देखते हैं। इन्होंने लिए गए लिए गए श्रोता का स्पष्ट वर्णन किया। जैसे हम देखते हैं कौन कौन से श्रोता इस समय हैं। भक्तमाल
भक्तमाल, चौरासी, वैष्णवन की वार्ता, यहां से कुछ स्रोत लिए गए। गारसा तासी का इतिहास, गारसा द तासी का इतिहास, गारसा द तासी का इतिहास, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, अन्य स्रोतों से मदद ली गई। अन्य स्रोतों से मदद, अन्य स्रोतों से मदद, अन्य स्रोतों से मदद ली गई। तो इसका गुण ये रहा कि हिंदी के कवियों पर विचार भी किया गया, वर्णन क्रम पद्धति के आधार पर काल विभाजन किया गया। इन्होंने जहाँ से इसका वर्णन किया गया है, जहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, इन्होंने लिए गए स्रोतों का भी स्पष्ट वर्णन किया है, कहाँ से इसका स्रोत मिला। भक्तमाल, चौरासी, वैष्णव की वार्ता, गारसा तासी का हिंदी साहित्य इतिहास, शिव सिंह सरोज, अन्य जो स्रोत हैं जहाँ से ये साहित्य लिखा गया है, उनसे भी मदद ली गई है। ग्रियर्सन महोदय ने ग्रियर्सन महोदय ग्रियर्सन महोदय ने लगभग ग्रियर्सन महोदय ने लगभग 1000 करीब स्पष्ट 952 कवियों का, ग्रियर्सन महोदय ने लगभग 1952 कवियों का वर्णन किया है। वर्णन किया है, 952 कवियों का वर्णन किया है। ये रहा इसका गुण। अब हम देखेंगे दोष। क्या देखेंगे इसके बाद में? हम इसका दोष देखेंगे, क्या क्या इसमें कमियां रही। दोष देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हुआ है, लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और प्रयोग है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है। पहली कमी ये है। दूसरा नंबर है युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान ना देना। किस युग में किस तरह की साहित्य लिखने की प्रवृत्तियां पाई गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रवृत्तियों पर ध्यान ना देना, योगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान ना देना।
ये इसके दोस्त हैं। अब हम अगला हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, किसके द्वारा लिखा गया इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगला नंबर आता है शिव सिंह सेंगर का। हम यहाँ देख रहे थे कि ग्रेजुएशन का काल विभाजन एवं नामकरण हमने देखा। नंबर 1 उसमें हमने देखा चारण काल, नंबर 2 धार्मिक काव्य, नंबर 3 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, झांसी की प्रेम कविता, कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, झांसी का प्रेम कविता, तुलसी का काव्य, तुलसी के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी का काव्य, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। फिर हमने इसके गुण देखे और दोष देखे। अब हम देखेंगे शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसको हम देखते हैं। शिव सिंह सेंगर, देखते हैं शिव सिंह सेंगर को। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा गया है। तो देखते हैं। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज के नाम से, शिव सिंह सरोज के नाम से, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज के नाम से पहली बार हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में पहली बार इन्होंने हिंदी भाषा में, इसके पहले जो इतिहास लिखा गया वो अंग्रेजी भाषा में था, उसके पहले जो लिखा गया वो उर्दू अथवा फारसी भाषा में था। लेकिन यहाँ पे पहली बार शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है वो हिंदी भाषा में लिखा गया। तो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये इसकी महानता है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पहली बार हिंदी भाषा में लिखा गया। शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और हिंदी भाषा में लिखा गया। यह ग्रंथ 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने लगभग 1000 कवियों का वर्णन
किया है। इन्होंने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है और इनकी एक महानता ये भी है कि इन्होंने इन्होंने जन्म काल, कवियों का जो जन्म काल है वह रचना काल, जन्म काल व रचना काल का संकेत करने का प्रयास किया है। रचना काल का संकेत करने का प्रयास किया है। ये बड़ी बात है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पहली बार हिंदी भाषा में लिखा गया। शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा गया और इसमें लगभग 1000 कवि 838 कवियों का जो मिला है और ये ग्रंथ 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और शिव सिंह सेंगर जी ने कवियों के जन्म काल का और रचना काल का संकेत करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखेंगे मिश्र बंधु को। इसके बाद हम देखेंगे मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधु कौन है? देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु को देखेंगे। मिश्र बंधु में 3 मिश्र भाई हैं जो तीनों हिंदी साहित्यकार हैं। उनके मिले जुले रूप को हम मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। मिश्र बंधु में 3 कवि हैं। नंबर 1 पे आएंगे आपके श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, और नंबर 2 पे आएंगे सुख बिहारी मिश्र, सुख बिहारी, और श्याम सुख गणेश, तीसरे आएंगे गणेश बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी। इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा गया है। और इनको हम याद करना चाहें तो श्याम सुख गणेश ट्रिक के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र के नाम से हम जो है मिश्र बंधुओं को जानते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद के नाम से मिश्र बंधु विनोद के नाम से, मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। इतिहास ग्रंथ लिखा। हमने देखा कि इसके पहले राजगृहसन व्यासा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब हम देख रहे हैं मिश्र बंधु को।
इन्होंने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद के नाम से, मिश्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और ये 4 खंडों में, 4 खंडों में विभाजित है। जो मिश्र बंधु विनोद है ये 4 खंडों में लिखा गया है। इसका जो तीसरा खंड है वो 1913 में प्रकाशित हुआ है। तीसरा खंड 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और चौथा खंड जो है इसका, चौथा खंड इसका जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु हम देख रहे हैं। मिश्र बंधुओं में 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनको याद करने के लिए हम श्याम सुख गणेश से भी याद कर सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 4 खंडों में है। तीसरा खंड 1913 में आया और चौथा खंड 1934 ईस्वी में आया। इतने लंबे विराम के बाद मिश्र बंधुओं ने लगभग मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। 5000 कवियों का वर्णन किया है। 5000 कवियों का लगभग 4592 मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 भागों में विभाजित किया। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 भागों में प्रकाशित किया है। संपूर्ण हिंदी साहित्य को इन्होंने 8 भागों में प्रकाशित किया है तथा नामकरण में नवीनता लाने का प्रयास किया है। तथा नामकरण में नवीनता लाने का प्रयास किया है। नामकरण में नवीनता लाने का प्रयास किया है। अब हम इसके आगे देखेंगे, इसको मिटाते हैं।
कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया है तथा कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र या रामचंद्र शुक्ल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को संपूर्ण हिंदी